रेवोल्यूशन ऑफ द रिसैमिक मिक्सचर्स। तो रेवोल्यूशन को स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि रिसैमिक मिक्सचर्स हैं क्या। रिसैमिक मिक्सचर विच इज़ आल्सो कॉल्ड ए रेसिमेट ए मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ टू इनएंशियोमर्स। तो कोई से दो इनएंशियोमर्स हैं, इट मीन्स कि दो ऐसे चिराल मालिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। तो दो इनएंशियोमर्स की जो इक्वल क्वांटिटीज़ है are substances that have symmetric molecular structure that are mirror images of one another। तो सादा अल्फाज में कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके मालिकुलर स्ट्रक्चर एक दूसरे का इमेज है, ठीक है, ऐसे मालिक्यूल का जो मिक्सचर है, ठीक है, वो हम कहते हैं रिसैमिक मिक्सचर। और यहाँ पर ख़ास बात याद रखने की ये है कि दोनों की क्वांटिटीज़ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं रिसैमिक मिक्सचर। Each enantiomer rotates the plane polarization of plane polarized light through a characteristic angle। तो एक enantiomer है, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के लेक्चर में देखा कि वो जो पोलराइज्ड लाइट है उसको एक ख़ास एंगल तक वो उसको रोटेट करवाती है, या वो उसको लेफ़्ट साइड तक रोटेट करवाती है या वो उसको राइट साइड के ऊपर रोटेट करवाती है, और उसके रोटेशन का जो एक्सटेंट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ईच एनएंशियोमर जो है वो एक करेक्टरिस्टिक एंगल के ऊपर इसको रोटेट करवाएगा, बट बिकॉज ऑफ रोटेटरी इफेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट एग्जैक्टली कैंसल दैट ऑफ द अदर। तो अगर यहाँ पर हमारे पास के दो इनएंशियोमर्स हैं, दो इनएंशियोमर से की वजह से एक जो है वो एक प्लेन पोलराइज लाइट है, उसको राइट की तरफ हमारे पास जो है वो रोटेट करवाएगा, और दूसरा रिसैमिक मिक्सचर उसको लेफ़्ट की तरफ रोटेट करवाएगा, ठीक है। दो एनएंशियोमर्स उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में, लेकिन उनका एंगल सेम होता है, वहाँ पर इसको रोटेट करवाती है। तो यहाँ पर जो दो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल कर देते हैं। इट मीन्स कि दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होती है और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सो दैट द रिसैमिक मिक्सचर इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम कहते हैं कि वो मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऐसा एनएंशियोमर्स का मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, हम उसको रिसैमिक मिक्सचर का नाम देते हैं। रिसैमिक मिक्सचर में हम मज़ीद देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जो ई डेजिग्नेशन वाला 2 ब्यूटेन है। ई डेजिग्नेशन मीन कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक ग्रुप, दोनों ग्रुप जो सेम ग्रुप हैं वो ऑपोजिट साइड के ऊपर है, तो ये ई डेजिग्नेशन वाला आइसोमर है। तो ये जो HRL कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें जब HBr को हम ऐड करवाएंगे तो HBr के ऐड करवाने के बाद ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होगा। लेकिन अगर हम R और S कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में काफ़ी अहमियत की हामिल है, तो क्या यहाँ पर हमारे पास R कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रोडक्ट हासिल होती है चिराल मालिक्यूल, या वो S कॉन्फ़िगरेशन वाला हासिल होता है। तो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि हमें दोनों के दोनों मिलते हैं। 50% यहाँ पर S2 ब्रोमो ब्यूटेन होता है और 50% R2 ब्रोमो ब्यूटेन हमें हासिल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी 3D कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट होने की वजह से ये S कॉन्फ़िगरेशन है और ये R कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और दोनों की अमाउंट 50-50% होती है। तो हमने देखा कि दो एनएंशियोमर्स हैं ये वाले, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और इनके 50-50% जो है वो मिक्सचर होता है। तो इक्वल अमाउंट वाले मिक्सचर को हम कहते हैं रिसैमिक मिक्सचर या सिंपली रेसिमेट। रेवोल्यूशन। अब हम कमिंग स्लाइड्स में रेवोल्यूशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रेवोल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल रेवोल्यूशन और चिराल रेवोल्यूशन, और ये इसके दो मुख्तलिफ नाम हैं। और केमिस्ट्री में हम किसी रिसैमिक मिक्सचर में से उसके जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट एनएंशियोमर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो रेवोल्यूशन की होती है। हमने देखा कि रिसैमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो एनएंशियोमर्स इक्वल क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो उनकी सेपरेशन उस लिहाज से मुख्तलिफ होती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए
जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो रेजोल्यूशन की होती है। सिंस एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एनेंशियोमर की जो इनकी सिर्फ 3D कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है। बाकी उनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, साथ या सोलिबिलिटी उनकी सेम होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा दो एनेंशियोमर्स का, और इसकी वजह से जो रेजोल्यूशन है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो सकती है। डायस्टेरियोमर्स ऑन द अदर हैंड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जो एनेंशियोमर्स नहीं होंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। एंड दिस फैक्ट इज़ यूज टू अचीव रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट, और हम इसी जो कंसेप्ट का यूज़ करते हुए रेसिमेट्स की या जो रिसेमिक मिक्सचर हैं उनकी सेपरेशन करते हैं। रिएक्शन ऑफ रेसिमेट विद एन एनेंशियोमेरिकली प्योर चिराल रीजन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ डायस्टोमर्स। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि एक रेसेमिक मिक्सचर होगा, अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊँ किसी एनेंशियोमेरिकली प्योर चिराल कंपोनेंट के साथ, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक मिक्सचर होगा डायस्टेरियोमर्स का। अगर ये डायस्टेरियोमर्स का हमारे पास मिक्सचर अचीव होता है रिएक्शन के बाद, तो डायस्टेरियोमर्स की तो फिजिकल प्रॉपर्टी जहाँ वो तो मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से, तो डायस्टेरियोमर्स को हम फिर सेपरेट कर सकते हैं। रिवर्सिंग द फर्स्ट रिएक्शन दैट लीड टू द सेपरेटेड एनेंशियोमर्स प्लस द रिकवर्ड रिजेंट। तो अब इसी रिएक्शन को जब हम रिवर्स डायरेक्शन में कैरी आउट करवाते हैं, तो रिवर्स रिएक्शन होने की वजह से एक तो हमारे पास जो प्योर कंपोनेंट है वो भी रिकवर होता है, और हम डिफरेंट जो हमारे पास पैरामीटर्स उनको चेंज करते हुए जो एनेंशियोमर्स हैं उनकी सेलेक्टिविटी को चेंज करते हैं, और सेलेक्टिविटी को चेंज करने से हम जो एनेंशियोमर्स हैं उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। Many kinds of chemical and physical reaction, including salt formation, may be used to achieve the diastereomeric intermediate needed for the separation. तो केमिस्ट्री में हम एक से ज़्यादा किस्म के जो केमिकल को यूज़ करते हुए और जो फिजिकल रिएक्शन है उनको यूज़ करते हुए जो रिसेमिक है या जो रेजोल्यूशन है का प्रोसेस है उसको कैरी आउट ईजिली कर सकते हैं। अब हम एक डायग्राम को समझते हुए रेजोल्यूशन के प्रोसेस को समझेंगे। तो हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है हम उसको एक नट बोल्ट की एग्जांपल से भी स्टडी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हाउ ए नट हैविंग ए राइट हैंडेड थ्रेड, तो राइट हैंडेड थ्रेड को अब आप यहाँ पर अगर थ्रेड देख सकें, ठीक है, तो इसका थ्रेड और तरह से है और इसका थ्रेड और तरह से है, दोनों के ऊपर जो थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव करेगा तो वो डिफरेंट होता है। तो इसको हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल आर का, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ एफ कॉन्फ़िगरेशन वाले का। तो दो मेरे पास दो डिफरेंट नट बोल्ट है। दिस राइट हैंडेड थ्रेड कुड सर्व एज ए रीजेंट टू डिस्क्रिमिनेट एंड सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैंडेड बोल्ट्स। तो ये हमारे पास बोल्ट है, ठीक है, बोल्ट एक राइट हैंडेड है और एक एफ हैंडेड है, और जो रीजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आर हैंडेड है, ठीक है। अगर एक आर हैंडेड जो हमारे मेरे पास नट है उसके अंदर मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल लेकर आना चाहूँ, तो दोनों का थ्रेड सेम है, तो फॉर एग्जांपल थ्रेड सेम होने की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, ये यहाँ पर क्लॉकवाइज इसके अंदर आएगा इस बोल्ट के अंदर, ठीक है। तो जो इस बोल्ट के अंदर क्लॉकवाइज आएगा तो मैं इसको यहाँ पर सेपरेट करता जाऊँगा, और जो इस बोल्ट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट होगा, जैसे कि इस कॉन्फ़िगरेशन वाला इसके अंदर एंटी जो क्लॉकवाइज है वो इसके अंदर इंसर्ट होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को मैं यहाँ पर इंसर्ट करता रहूँगा। तो राइट थ्रेड और जो लेफ़्ट थ्रेड वाले हैं मैंने दोनों को एक बोल्ट की या नट की वजह से या नट की मदद से मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया। ओनली द राइट हैंडेड पार्टनर कैन इंटरेक्ट विद ए फुली थ्रेडेड इंटरमीडिएट। तो दोनों में जो हमारे पास इंटरेक्शन होगा वो सेम होगा। सो द सेपरेशन इज़ फेयरली सिंपल। तो इस एग्जांपल से हमने देखा कि जो सेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। द रिजॉल्विंग मोइटी दैट इज़ द नट, ठीक है, नट जो है वो हमारे पास रिजॉल्व कर रहा है, इट मीन कि वो सेपरेट कर रहा है। इफ़ देन मूव्ड हम इसको रिमूव करते हैं, लिविंग द बोल्ट सेपरेटेड, ठीक है, तो ये हमारे पास जो बोल्ट हैं वो बाद में सेपरेट हो जाते हैं, किस फॉर्म में, राइट हैंडेड फॉर्म में और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में। तो ये बेसिकली हमारे पास रेवोल्यूशन का एक सिंपल जो है वो डायग्राम के ज़रिए हमारे पास एग्जांपल होती है, और हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि वो किस तरह से सेपरेट होता है कि हम एक
एक और रीजेंट का यूज़ करते हुए एक रिएक्शन करवाते हैं और इस रिएक्शन की मदद से वो दोनों सेपरेट होते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनेंटियोमर्स आर नॉर्मली नॉट सो ड्रामेटिकली डिफरेंट। तो हमने देखा कि जो अगर हम उनका रिएक्शन करवा भी लें एनेंटियोमर्स का, तो क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, तो इनके रिएक्शंस भी जो ड्रामेटिकली डिफरेंट नहीं होते, वो तकरीबन सेम ही होती हैं। बट अ प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन इज़ नेवर द लेस पॉसिबल। लेकिन उनके दरमियान हम कम अज़ कम जो थोड़ी बहुत डिस्टिंक्शन है वो कर सकते हैं रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल हम उसको लाइट को देख सकते हैं, ठीक है, हम उसकी सिलेक्टिविटी को देख सकते हैं, उसके कलर वगैरह को देख सकते हैं। बिकॉज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनेंटियोमर्स आर आइडेंटिकल। एनेंटियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमेशा आइडेंटिकल होती हैं। दे सेल्डम कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। तो अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक कॉमन प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, ठीक है, या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का, तो वहाँ पर हम इन दो को सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चिराल सब्सटेंस। तो इनकी सेपरेशन कहाँ पर होगी? जब एक और डिफरेंट चिराल सब्सटेंस उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो इसके साथ जो एनेंटियोमर है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। एंड ऑलमोस्ट ऑल मेथड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनेंटियोमर्स आर बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट। तो जितने भी रेवोल्यूशन के मेथड्स हैं वो इसी के बेस के ऊपर रिलाई करते हैं कि एक और चिराल सब्सटेंस होगा और हम अपने एनेंटियोमर्स का उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन एनेंटियोमर्स हैं उनका चिराल सब्सटेंस के साथ जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा, और इसी डिफरेंट बिहेवियर होने की वजह से हम इन दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। वही तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल में इसको जो मेथड है उसको समझेंगे भी डिटेल से। तो फॉर एग्जांपल हम पहली एप्लीकेशन में देखते हैं कि जो चिराल अमाइंस हैं वो रिजोल्विंग एजेंट के तौर पर वो यूज़ होते हैं, जो कि आम तौर पर जो रिसैमिक एसिड वगैरह हैं उन वहाँ पर वो यूज़ होते हैं। तो चिराल अमाइंस का हम फंक्शन देखते हैं यहाँ पर। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग एनेंटियोमर्स इज टू कन्वर्ट देम टू ए मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स दैट विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन मेथड ये है कि हम एनेंटियोमर्स को कन्वर्ट करवाएंगे डायस्टेरियोमर्स में, ठीक है। तो डायस्टेरियोमर्स को हम देखते हैं कि उनको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, सो ऑन वगैरह। तो अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं तो हम उनको बाद में इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ए रिसैमिक आर डीएल मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स, डी का मतलब जो हमारे पास जो ऑप्टिकल लाइट है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर रोटेट करवाएगा और एल उसको राइट साइड के ऊपर रोटेट करवाएगा। तो रिसैमिक मिक्सचर है किसी एसिड का, एंड कन्वर्ट दिस टू साल्ट विद चिराल बेस। तो हम चिराल बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड का, और चिराल बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद वो कन्वर्ट होता है साल्ट में, हैविंग द डी कॉन्फिगरेशन। और जो साल्ट है उसकी कॉन्फिगरेशन डी होगी। द साल्ट विल बी ए मिक्सचर ऑफ टू डायस्टेरियोमर्स। तो साल्ट में दो डायस्टेरियोमर्स मौजूद होंगे, एक डी एसिड होगा और एक डी बेस होगा, ठीक है, और एक एल एसिड होगा और एक एल बेस होगा। तो अगर हम इसको देखें कि डी एल एसिड का हमने रिएक्शन करवाया डी बेस के साथ, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है कि डी एसिड डी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरा है कि एल एसिड डी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो डी एसिड और डी बेस का जो कॉम्बिनेशन है हम उसको कहेंगे कि वो डी एसिड है, और एल एसिड और डी बेस के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कि वो है एल एसिड। तो बेसिकली हमने जो यहाँ पर दो डिफरेंट जो साल्ट बने, ठीक है, ये जो दो डिफरेंट साल्ट हैं बेस का और डी एसिड का, वो यहाँ पर सेपरेट हो गया है, और जो दूसरा साल्ट बना है यहाँ पर वो एल एसिड का साल्ट है, तो वो यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो दो साल्ट सेपरेट होने की वजह से हमने जो डी एल का मिक्सचर है का उसको डी और एल दोनों में सेपरेट कर दिया, जो कि पहले एक सिंगल कंपाउंड था। तो बेस के ज़रिए हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। देयरफॉर दे विल डिफर टू सम डिग्री इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट होंगी। एंड ए सेपरेशन बाय फिजिकल मेथड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो चूँकि हमारे पास दो डिफरेंट साल्ट अचीव हो रहे हैं जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम क्रिस्टलाइजेशन के सिंपल प्रोसेस के ज़रिए उनको सेपरेट कर लेते हैं।
तो हम ये भी देखते हैं कि डीज डायस्टेरियोमेरिक साल्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं होते, एंड दे आर नॉट मिरर इमेजेस, और वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं होते। इट मीन्स कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से उनकी सेपरेशन ईजी होती है। इफ़ द डायस्टेरियोमेरिक साल्ट्स कैन बी कम्प्लीटली सेपरेटेड, अगर हम इनको कम्प्लीटली सेपरेट कर सकें, द एफर्ट रीजनरेटेड फ्राम द ईच साल्ट विल बी इधर एक्सक्लूसिवली डी और एल इनएंशियोमर्स। तो जो साल्ट वहाँ पर हम सेपरेट करेंगे, तो एक साल्ट डी का होगा और एक साल्ट एल एनेंशियोमर का होगा। ठीक है, तो दो डिफरेंट साल्ट में, एक में डी एनेंशियोमर है और दूसरे में एल एनेंशियोमर ऑफ द मिक्सचर होगा। द रेवोल्यूशन ऑफ द चिराल एसिड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमेरिक साल्ट रिक्वायर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सूटेबल चिराल बेसिस। तो क्योंकि हमने चिराल बेस के साथ रिएक्शन करवाना है किसी चिराल एसिड का, तो हमें चिराल बेस की जो एडिक्वेट क्वांटिटी है वो भी रिक्वायर होती है। ब्रूसाइन, स्ट्राइचनाइन एंड क्वानोनाइन फ्रीक्वेंटली आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो हम इन कंपाउंड्स को इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर रेडली अवेलेबल नेचुरली अकरिंग चिराल बेसिस। तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद भी होते हैं, ठीक है, और वो नेचुरली अगर करते हैं तो वो हम इसके ज़रिए उनको सेपरेट करवा सकते हैं। Simpler amines of the synthetic region, such as 2-amino, 1-butanol, amphetamine, and 1-phenylethanamine amine, can also be used, but first they must be resolved themselves. तो हम ये जो अमाइंस वगैरह हैं, ठीक है, हम इन अमाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अमाइंस खुद से पहले से रिसेमिक मिक्सचर में मौजूद होती हैं, तो हमें पहले इनको रिजोल्व करना पड़ेगा। ये हमारे पास 2-अमाइनो 1-ब्यूटानॉल है और ये हमारे पास 1-फेनॉल 2-प्रोपेन अमाइन है। ठीक है, तो हम इन दोनों को, और ये तीसरी एग्जांपल है, ये हमारे पास चिराल अमाइंस हैं और हम इन चिराल अमाइंस को रेवोल्यूशन ऑफ दिस रिसेमिक एसिड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्दर एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये चिराल अमाइन है नाइट्रोजन ग्रुप की वजह से, और हम इनको भी यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। आल्सो ये हमारे पास क्वानोनाइन का फार्मूला है, ठीक है, जो कि हमारे पास चिराल अमाइन है, जो कि रिसेमिक मिक्सचर को सेपरेट कर देती है। नाउ द रेवोल्यूशन ऑफ रिसेमिक बेसिस। चिराल एसिड सच है जो पॉजिटिव टार्टारिक एसिड है। पॉजिटिव टार्टारिक एसिड मतलब कि वो जो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये हमारी लाइट को राइट साइड के ऊपर जो है वो रोटेट करवाता है, और नेगेटिव मैलिक एसिड ये उसको लेफ्ट साइड के ऊपर रोटेट करवाएगा। नेगेटिव मैंडेलिक एसिड एंड पॉजिटिव कैम्फोर 10 सल्फोनिक एसिड। तो ये जो तमाम कंपाउंड्स है सारे के सारे चिराल एसिड्स हैं, और हम इन चिराल एसिड्स को रिसेमिक बेसिस के मिक्सचर को रेवोल्यूट करने के लिए या रिसेमिक बेसिस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टार्टारिक एसिड है, सेकंड हमारे पास मैलिक एसिड, और ये हमारे पास मैंडेलिक एसिड, और ये हमारे पास कैम्फोर 10 सल्फोनिक एसिड के कंपोनेंट हैं। तो हम इनको चिराल एसिड्स हैं ये सारे के सारे, और हम इनको रिसेमिक बेसिस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल इज़ द सेम एज फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ रिसेमिक एसिड। तो जिस तरह से हम रिसेमिक एसिड की सेपरेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम रिसेमिक बेसिस की सेपरेशन करते हैं। रिसेमिक एसिड की अगर हमने सेपरेशन करनी हो तो रिसेमिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं चिराल बेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिसेमिक बेस का रिएक्शन करवाएंगे चिराल एसिड के साथ, ठीक है। तो हमने जो एसिड चूज़ करना है हमने इसकी रेवोल्यूशन के लिए, वो डिपेंड करेगा द एज ऑफ सेपरेशन ऑफ डायस्टेरियोमेरिक साल्ट एंड ऑफ कोर्स। तो डायस्टेरियोमेरिक साल्ट जो प्रोड्यूस होगा इनके रिएक्शन के नतीजे में, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन में एक साल्ट प्रोड्यूस होगा, और साल्ट बेस के ऊपर हम दोनों जो रिसेमिक मिक्सचर है उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो जो हम एसिड चूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उनकी सेपरेशन किस तरह से होती है उनके साल्ट की, और इसके अलावा ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एसिड, कि हमारा जो एसिड है वो कितना ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है रेवोल्यूशन के लिए। क्योंकि अगर वो एक रेयर एसिड है रेवोल्यूशन के लिए, तो
हमारे लिए जो उसकी सेपरेशन है, जो उसको यूज़ करना है रेडली, वो मुश्किल होगा। रेवोल्यूशन मेथड्स ऑफ दिस काइंड कैन बी टेडियस, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं और हैक्टिक होते हैं, बिकॉज न्यूमरस रिक्रिस्टलाइजेशन इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स में भी नेसेसरी। तो यहाँ पर डाइफ थ्योरीमेरिक साल्ट बनता तो है, लेकिन उसको जो क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर 100% सिलेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें रिक्रिस्टलाइजेशन उसकी बार बार करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि वो जो हमारे जो एक प्योर एनेंशियमर है वो अचीव हो। ठीक है, और जो हमारे पास अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं वो उसमें मौजूद ना हो। तो प्योरीफाई करने के लिए हमें रिक्रिस्टलाइजेशन इसकी बार बार करना पड़ती है। रेवोल्यूशन ऑफ रिसेमिक बेस में हम देखते हैं टू डिटरमिन व्हेन द रेवोल्यूशन इज़ कंप्लीट, कि रेवोल्यूशन या जो उनकी सेपरेशन है वो कब कंप्लीट होती है। द मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स इज रीक्रिस्टलाइज, तो हम डायस्टेरियोमर्स के जो मिक्सचर है उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं अनटिल देर इज़ नो फर्दर चेंज इन द मेजर्ड ऑप्टिकल रोटेशन। तो उनके जो क्रिस्टल्स आएंगे, हमने देखा कि अगर वो एक एनेंशियोमर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो पोलराइज्ड लाइट को किसी खास एंगल के ऊपर रोटेट करवाएगा। तो हम देखते हैं कि जब तक उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज नहीं होती, ठीक है, तो हम तब तक उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते रहते हैं। तो जिस पॉइंट के बाद उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज ना हो, तो वो ये शो करता है कि अब एक ही इसमें एनेंशियोमर मौजूद है और हमारा जो रिसेमिक मिक्सचर है वो सेपरेट हो चुका है। एट दिस स्टेज इट इज़ होप दैट द क्रिस्टलाइन साल्ट इज़ प्योर डायस्टोनियमर। ठीक है, वो सिर्फ एक ही एनेंशियोमर के ऊपर मुश्तमिल है, डायस्टोनियमर के ऊपर, फ्राम विच वन प्योर एनेंशियोमर कैन बी रिकवर्ड। और हम एक रिवर्स रिएक्शन के जरिए हम डायस्टेरियोमर से एक एनेंशियोमर को रिकवर कर सकते हैं। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस एनेंशियोमर विल बी मैक्सिमम इफ इट इज़ ऑप्टिकली प्योर, बिकॉज, ठीक है, अगर तो वो ऑप्टिकली प्योर होगा, ठीक है, तो उसकी जो एनेंशियोमर की जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो मैक्सिमम होगी। इट मीन्स कि वो एक प्योर एलिमेंट होगा, बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ द अदर एनेंशियोमर, क्योंकि अगर इसमें कोई दूसरा एनेंशियोमर भी शामिल होगा तो दूसरा एनेंशियोमर इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको कैंसिल आउट करेगा। तो जितनी कंसनट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी उतना ही वो कैंसिल करेगा, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है जो रोटेशन का वो उसको डिक्रीज से डिक्रीज करता जाएगा। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी प्योरिटी होगी। नाउ द रेवोल्यूशन ऑफ रिसेमिक अल्कोहल्स टू रिजोल्व ए रिसेमिक अल्कोहल ए चिराल एसिड कैन बी यूज। तो हम यहाँ पर एक जो नेचुरली चिराल एसिड है हम उसका रिएक्शन करवाएंगे किसी रिसेमिक अल्कोहल के साथ तो चिराल एसिड का यूज़ करते हुए अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक ईस्टर्स। तो हम अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं डायस्टेरियोमेरिक ईस्टर्स में। तो ईस्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद जब वो एनेंशियोमर सेपरेट होंगे तो हम रिवर्स रिएक्शन के जरिए दोबारा से वही एनेंशियोमर जो कि प्योर हालत में होगा फिर हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज नॉट एज जनरली यूजफुल एज माइट बी थॉट, बिकॉज ईस्टर्स टेंड टू बी लिक्विड्स अनलेस दे आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। तो रिसेमिक एसिड या रिसेमिक बेसिस के मुकाबले में हमारा जो अल्कोहल का जो सेपरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि एसिड और बेस की जो हमारे पास प्रोसेस था वहाँ पर एक साल्ट प्रोड्यूस होता है और साल्ट हमारा सॉलिड में होता है। तो सॉलिड में होने की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और क्रिस्टलाइजेशन के जरिए हम इसको इजीली सेपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, हम दो एनेंशियोमर्स के या जो दो डायस्टेरियोमेरिक प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनती है वो बेसिकली लिक्विड होती है, और अगर वो लिक्विड होती है तो वो दूसरे स्टेरियोमेरिक कंपोनेंट के साथ मिक्स होती है, तो उन मिक्सचर को सेपरेट करवाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से अल्कोहल की जो रेजोल्यूशन है वो एसिड और बेस के मुकाबले में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इफ़ द डायस्टेरियोमेरिक एसिड एस्टर्स आर नॉट क्रिस्टलाइन, अगर तो वो क्रिस्टलाइन नहीं है, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय सम अदर मेथड दैन द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो हम वहाँ पर जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर तो क्रिस्टल बनेंगे ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई दूसरा मेथड जैसे कि क्रोमेटोग्राफी है वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। द टू चिराल एसिड्स दैट आर यूजफुल रिजोल्विंग फॉर द एसिड्स आर, तो जो दो
एसिड्स को हम यूज़ करेंगे या कर सकते हैं वो एक हमारे पास मेंथोक्सी एथेनोइक एसिड है, और दूसरा हमारे पास 3 बीटा एसिटोक्सी एटियानिक एसिड है। ठीक है, तो एक कम्प्लेक्स सा फार्मूला है। तो इन दो एसिड्स को हम अल्कोहल्स के जो रेसैमिक मिक्सचर है उसके रेवोल्यूशन के लिए या उनको सेपरेट करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिजोल्विंग एन अल्कोहल इज़ टू कन्वर्ट इट टू ए हाफ ईस्टर, कि हम किसी अल्कोहल को हाफ ईस्टर में जो किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर है उसमें कन्वर्ट करते हैं, सच एज ब्यूटेन डाइओक एसिड या 1 to बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम सिंपली एक अल्कोहल को उसके हाफ ईस्टर में कन्वर्ट करवाते हैं। द रिजल्टिंग हाफ ईस्टर हैज़ ए फ्री कार्बोक्सिलिक फंक्शन, तो उसका जो कार्बोक्सिलिक फंक्शन है वो फ्री होता है, एंड मे देन बी रिजोल्वेबल विद ए चिराल बेस। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये किसी चिराल बेस के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, तो हम उसके जो साल्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो साल्ट प्रोड्यूस करने के बाद हम उसको क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए जो अल्कोहल का मिक्सचर है उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो DL2 ब्यूटानॉल है उसका रिएक्शन करवाएंगे 1 to बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो वहाँ पर हमारे पास एक हाफ ईस्टर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हाफ ईस्टर का जो प्रोड्यूस होगा तो इसको हम बेसिकली जो चिराल बेस है जैसे कि ब्रूसाइन उसको यूज़ करते हुए हम इस एसिड को कन्वर्ट करवाएंगे साल्ट में। तो साल्ट में कन्वर्ट करवाने की वजह से जो इसके दो इनएंशियोमर्स होंगे वो दो डिफरेंट साल्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, या दो डिफरेंट साल्ट प्रोड्यूस करेगा। हम दो डिफरेंट साल्ट को प्रोड्यूस करने के बाद उन साल्ट की जो रिवर्स प्रोसेस करवाएंगे, और रिवर्स प्रोसेस करवाने के बाद हम उसको जो है वो ईज़िली ऑब्टेन कर सकते हैं जो प्योर एनएंशियोमर्स हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई डाइस्टेरियोमेरिक साल्ट प्रोड्यूस होगा ब्रोसाइन के बाद। साल्ट तो प्रोड्यूस होगा, हम इसको क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए दो डिफरेंट साल्ट जो कि एक D2 ब्यूटानॉल का साल्ट होगा फॉर एग्जांपल, और एक L2 ब्यूटानॉल का साल्ट होगा, तो दो डिफरेंट साल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। अगर साल्ट दो डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं तो हम रिवर्स रिएक्शन करवा के, ठीक है, साल्ट का रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं, और रिवर्स प्रोसेस के ज़रिए हम जो इसका एक D हासिल कर सकते हैं इस साल्ट से, और जो L ब्यूटानॉल है वो हम इस साल्ट से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास साल्ट सेपरेट हो गए हैं तो हमारे जो ओरिजिनल इनएंशियोमर्स हैं वो भी सेपरेट हो सकते हैं। यहाँ पर स्टार ये शो करता है कि ये वाला जो कार्बन एटम है ये चिराल कार्बन है हमारा। रेवोल्यूशन के अगर हम दूसरे मेथड्स को देखें तो हमारे पास एक काइनेटिक रेवोल्यूशन का मेथड भी होता है विच आर एक्सीलेंट व्हेन एप्लीकेबल। तो जब भी वो एप्लीकेंट हो, ठीक है, क्योंकि वो तमाम मिक्सचर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन अगर वो एप्लीकेबल हों तो उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। द प्रोसीजर टेक्स एडवांटेज ऑफ डिफरेंट द रिएक्शन रेट्स ऑफ एनएंशियोमर्स विद चिराल एजेंट्स। तो हम देखते हैं कि काइनेटिक जो उसका रेट है रिएक्शंस का, हम उसको जो है वो कंसिडर करके जो डिफरेंट एनएंशियोमर्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एनएंशियोमर का हमने किसी चिराल एजेंट के साथ रिएक्शन करवाया, इस एनएंशियोमर में से एक का रेट फॉर एग्जांपल ज़्यादा है और दूसरे का रेट कम है, तो जिसका रेट ज़्यादा होगा उसकी अमाउंट भी कुछ देर के बाद ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हम उस ज़्यादा अमाउंट वाले को सेपरेट करते जाएंगे, और जिसका रेट कम है उसकी जो अमाउंट है वो कम प्रोड्यूस होगी। या इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जो चिराल एजेंट है वो सिलेक्टिव हो सकता है, कि वो किसी एक मिक्सर के साथ जो है वो उसको ज़्यादा सिलेक्टिव तौर पर उसकी यील्ड को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, और दूसरे जो रिसैमिक मिक्सचर है या जो दूसरा कंपोनेंट है रिसैमिक मिक्सचर का उसकी जो यील्ड है वो कम प्रोड्यूस करें। तो यील्ड में डिफरेंस होने की वजह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। वन enantiomer may react more rapidly thereby leaving an excess of the other enantiomer behind। तो एक का वहाँ पर एक्सेस होगा, मतलब एक वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगी। नाउ फॉर एग्जांपल जो हमारे पास टाटारिक एसिड का रिसैमिक मिक्सचर है, इट कैन बी रिजॉल्व विद द एड ऑफ सर्टन पेंसिलिन। तो पेंसिलिन मोल्ड का यूज़ करते हुए हम टाटारिक एसिड को
रिजोल्व कर सकते हैं। दैट कंज्यूम द डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंट्यूमर्स, जो कि पेंसिलिन का मोल्ड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो एंट्यूमर्स है उसके साथ जल्दी से रिएक्शन करता है, ठीक है, दैन दी लेवोरोटेटरी एंट्यूमर। तो जो लेफ्ट साइड वाला हमारे पास एंट्यूमर है वो उसके साथ कम रिएक्शन करेगा और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के साथ वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा। तो हम इस डिफरेंस ऑफ स्पीड की वजह से हम उसको में जो सेपरेशन है वो अचीव कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट प्योर है जो माइनस टार्टारिक एसिड है, माइनस टार्टारिक एसिड मतलब कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंट्यूमर्स है कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टार्टारिक एसिड है, हमने इसको मोल्ड के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर एक नेगेटिव टार्टारिक एसिड प्रोड्यूस हुआ और एक पॉजिटिव जो है नेगेटिव टार्टारिक एसिड है उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और साथ में हमारे पास मोल्ड वैसे ही आ जाएगा। A disadvantage of resolution of this type is that the more reactive enantiomer usually is not recoverable from the reaction mixture। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का मिक्सचर आएगा इस मिक्सचर में से हमें इस कंपोनेंट को रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है। द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर एम्प्लॉयड बाय द लुईस पास्चर। तो अब हम यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन का ऐसा मेथड स्टडी करेंगे जिसको लुईस पास्चर ने रिसैमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया। द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर एम्प्लॉयड बाय द पास्चर फॉर दिस क्लासिकल रेवोल्यूशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टार्टारिक एसिड हैज़ बीन सक्सेसफुली ओनली इन द वेरी फ्यू केसेस। तो जो पास्चर ने अपना मेथड यूज़ किया था टार्टारिक एसिड को सेपरेट करने के लिए, अगर हम उसी मेथड को किसी दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वो बहुत कम केसेस के ऊपर वो सक्सेसफुल हुआ है। इट मीन्स कि हम इसको हर कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। दिस प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ ईच एनेंटियोमर। इसका जो फंडामेंटल बेस है वो ये है कि हर एक एनेंटियोमर वो अपना अलहदा से क्रिस्टल बनाएगा। अगर हर एनेंटियोमर का सेपरेट क्रिस्टल नहीं बनता तो हम उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। Thus, if the crystallization of sodium ammonium tartarate is carried out below 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर हम सोडियम अमोनियम टार्टारेट है जो कि वहाँ पर साल्ट बनेगा हम उसकी रेवोल्यूशन करवाएंगे तो जो रेसिमेंट साल्ट है वो फॉर्म नहीं होता। ए मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साल्ट फॉर्म इंस्टेड। तो वहाँ पर जो दो डिफरेंट साल्ट हैं उनका मिक्सचर फॉर्म होगा। द टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फॉर्म होंगे वो दो डिफरेंट काइंड होंगे विच आर रिलेटेड एज एन ऑब्जेक्ट टू इट्स मिरर इमेज। और अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड मैनुअली विद द एड ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो हम एक इमेज को साइड पर करते जाएंगे और उसकी मिरर इमेज को दूसरी साइड पर सेपरेट करते जाएंगे। एंड सब्सिक्वेंटली इट मे बी कन्वर्टेड टू टार्टारिक एसिड। हम इसको दोबारा से जो साल्ट है इसको टार्टारिक एसिड में किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं। A variation on this method of revolution is the seeding of saturated solution of a racemic mixture with crystals of one pure enantiomer in the hope of causing crystallization of just one enantiomer, thereby leaving the other in the solution। इस मेथड की एक और वेरिएशन ये है कि हमारे पास एक सैचुरेटेड मिक्सचर होगा, ठीक है, ये रिसैमिक मिक्सचर है जिसमें 50% दोनों एनेंटियोमर्स मौजूद हैं। हम इसमें एक जो है वो क्रिस्टल डालेंगे और वो क्रिस्टल एक प्योर हमारे पास एनेंटियोमर का होगा। वो प्योर क्रिस्टल एनेंटियोमर का एक क्रिस्टल है, मतलब उसमें जो दूसरा एनेंटियोमर है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम होप ये करते हैं कि अगर यहाँ पर एक का क्रिस्टल होगा तो वो जो एनेंटियोमर का क्रिस्टल हमने डाला हुआ है वो अपने जैसे ही दूसरे एनेंटियोमर्स की क्रिस्टलाइजेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जितने भी एक किस्म के एनेंटियोमर्स हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और हम इनको फिल्टर पेपर के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं और जो लिक्विड में बाकी बचेगा वो एक जो दूसरा एनेंटियोमर है वो मौजूद होगा।
अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू प्रैक्टिकल रेवोल्यूशन हैव बीन अचीव्ड इन दिस वे। लेकिन हमने देखा कि ये जो मेथड है, जो लुईस पास्चर का मेथड था, ये कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इट मीन्स कि हम इसको बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते।